हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर विजय धनुष बैच, जहां हम कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 5 को तैयार। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। लास्ट सेशन में हमने लगभग 1.5-2 घंटे दिए थे और फैक्ट्रीज एक्ट किया था डन। आज का टारगेट भी है लगभग नेक्स्ट 120 मिनट्स के अंदर हमको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट समझना है। यस, आपका फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ, ईएसआई, ये 4 चैप्टर्स मिला के 10% वेटेज कैरी करते हैं इन आर एग्जामिनेशन। यस, और उसको मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर को हम, ये जो चारों चैप्टर्स हैं इनको हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे सब कुछ, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, बट हर एक लाइन को पढ़ने की जगह जो मैंने आपके लिए समरी चार्ट्स बनाए हुए हैं, माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, टेबल्स क्रिएट करे हुए हैं, हम उनके थ्रू पढ़ेंगे। और आपको जो मैं क्लास में बातचीत बोलूँगी कि आपको लिखनी चाहिए, वो लिखना ज़रूरी है। ये वाले नोट्स मैं आपके साथ विजय धनुष बैच जो CMSRT ऐप पर है, वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इफ़ यू हैवंट येट एनरोल्ड इन CMSRT विजय धनुष बैच, then guys ₹2 is the fee that you need to pay and get yourself access to the notes for your all these subjects, है ना। जैसे हम लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, अब DTIDT और कॉस्टिंग भी शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यू करते हैं, अपना पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट चालू करते हैं। ग्रेचुटी है ही क्या, पहले यहाँ से बात करते हैं। ग्रेचुटी एक लैटिन वर्ड ग्रेटिशियस से आया है। क्या मेरे बेटे, एक लैटिन वर्ड ग्रेटिशियस से आया है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में MCQ आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक लमसम पेमेंट है जो एट द एंड ऑफ सर्विस आपको मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 8 साल 10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए, ठीक है, तो एज अ रिटर्न, एज अ ग्रैटिट्यूड ये ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लमसम पेमेंट करती है। कब मिलता है, जब या तो रिटायरमेंट हो रही हो आपकी या सुपर एनुएशन हो रहा हो। यस, या तो जो 60 साल की उम्र है जनरली रिटायरमेंट उस समय होती है, या आपने अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है वो, या फिर आप रिज़ाइन कर रहे हैं या आपको हटा दिया जा रहा है। बट ये जो जो हटाया जा रहा है, रिज़ाइन हो रहा है, यहाँ पे आपको सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आपने सर्व किए होने चाहिए। पता चल रहा है हमने 6 महीने काम किया और अब हम छोड़ के जा रहे हैं तो हम ग्रेजुएटी मांगने लगेंगे। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द केस। पर्पस ग्रेचुटी का ये है कि आपने जो प्रीवियस सर्विसेज, अब पास्ट में सर्विस दी है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकग्नाइज कर रही है। प्लस अगर आपने बहुत समय तक, लंबे समय तक आप ऑर्गेनाइजेशन में थे और अब आप यहाँ से रिटायर हो रहे हो, तो ओल्ड एज में एक सोशल सिक्योरिटी भी मिल पाएगी। ठीक है, फिनेंशियल रिलीफ मिल पाएगा रिटायर्ड एम्प्लॉय को, फैमिली को। अगर जैसे केस डेथ हो जाती है तो अच्छा, हमारे को ये समझ में आया, एक लैटिन वर्ड है ग्रेटिशियस, वहाँ से ग्रेचुटी ली गई है। पर्पस ये है कि आपकी पास्ट सर्विसेज को रिकग्नाइज कर रहे हैं। जब आप रिटायर हो जाओगे उस समय ऑफ कोर्स आप ओल्ड हो गए होंगे, तो एक तरीके से आपको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, फिनेंशियल रिलीफ भी मिल रहा है। अगर रिटायर हो रहे हैं तब उस एम्प्लॉय को मिल जाएगा, और अगर डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। एक लमसम पेमेंट मिलती है एट द एंड ऑफ द सर्विस टेन्योर। और ये कब ट्रिगर होता है, ग्रेचुटी कब ट्रिगर होता है, या तो रिटायरमेंट पे, या सुपर एनुएशन पे, या रिजिग्नेशन पे, या टर्मिनेशन पे, और डेथ पे भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है। ठीक मेरे बच्चे, तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है मेरे बेटे, हमारे पास एक्ट है जिसका नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। रूल्स भी है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी रूल्स। आई एम सेइंग ग्रेटिट्यूड, इट इज़ ग्रेचुटी एक्चुअली। कमेंस हुआ 16 सितंबर 1972 को। यहाँ से एग्जाम में आपसे MCQ पूछा जा सकता है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि आपसे MCQ यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अब अपनी नोटबुक उठाइए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया है, अपनी नोटबुक मेंटेन करते हुए चलना है। यहाँ पर आप 2 पेजेस छोड़ सकते हैं सेक्शंस के लिए, 3 से 4 पेजेस छोड़ सकते हैं MCQs के लिए, और 1 या 2 पेज छोड़ सकते हैं केस स्टडीज़ के लिए। केस लॉज, जुडिशल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बहुत सारे नहीं हैं। बाकी फिर आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। जो क्वेश्चंस स्कैनर में दिए हुए हैं, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनके पॉइंटर्स बनाकर लिख सकते हैं। लेट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए ग्रेचुटी क्या है, पर्पस क्या है ग्रेचुटी का, क्या लीगल फ्रेमवर्क है ग्रेचुटी का,
ठीक है। तो अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, आप अपने नो इफ़ नॉट एंटायर आंसर एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज जब आप आज सारी रिसोर्सेज बंद करके, किताबें बंद करके पॉइंटर्स खुद लिख पाएंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर आराम से लिख लेंगे। ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है, जो छोटे छोटे ये पॉइंटर्स हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये लैटिन वर्ड है, ग्रेटिशियस है। उसी तरीके से 16 सितंबर 1972 1972 को ये कमेंस हुआ था। अमेंडमेंट्स हुई है, हाँ बहुत बार हुई है, जब से एक्ट बना है तब से लेके अभी तक। अब हमारे पास एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, बहरनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस बहरनपुर ताप्ती मिल्स मजदूर संघ। तो बेसिकली मजदूर यूनियन आ गया और ये मिल आ गई। ये मिल वर्सेस यूनियन है या फिर मजदूर संघ है। 1964 का ये केस है। क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्रेच्युटी ग्रेटिशियस पेमेंट है, मतलब जो रिटायरमेंट पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे पेंशन हो गई एंड सो फोर्थ, और जो बेनिफिट्स हैं उनके साथ साथ ग्रेच्युटी पेमेंट भी होनी चाहिए। ये हमको केस लॉ दिया गया बहरनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस बहरनपुर ताप्ती मिल्स मजदूर संघ। ये हमें लर्न करना है। इसको आप केस लॉ के पेज में तो लिख ही लीजिए, बट एमसीक्यू के पेज में भी इसको ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा मेरे बेटे। बहरनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस बहरनपुर ताप्ती मिल्स मजदूर संघ 1964 का ये केस लॉ है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बेटे, ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर किया जा सके, बेसिकली इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर किया जा सके कि ग्रेच्युटी मिल रही है किस किस को, फैक्ट्री वर्कर्स को, माइन वर्कर्स को, ऑयल फील्ड स्टाफ्स को, प्लांटेशन वर्कर्स को, पोर्ट वर्कर्स को, रेलवे एम्प्लॉयज़ को, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स को भी। क्या ये हमें लर्न करना है बहुत बेटे। कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो मतलब लगभग मैंने आपको 20 पेजेस में 20 पेजेस में ये चैप्टर कंसोलिडेट करके दिया है। ये आपका वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट जब आंसर लिखेंगे ऑफ कोर्स आपको डिटेल लिखना होगा। एंड फॉर दैट, फॉर चैप्टर नंबर फॉर एलएलपी, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआई, ये 5 चैप्टर्स आपको नोट से समझने हैं, प्रोसेस करना है कंसेप्ट को। और या तो स्कैनर उठा लीजिए, वहाँ पे आपको आंसर्स पर पता होंगे क्वेश्चन के, या फिर आप स्टडी मैट उठाइए और एक बार रीड लगा लीजिए और फिर स्कैनर के क्वेश्चंस कीजिए। ये 5 चैप्टर्स के, बाकी सारे चैप्टर्स 13 में से ये 5 चैप्टर्स मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। बाकी सारे चैप्टर्स मैं आपको डिटेल्ड ही पढ़ाऊँगी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, या सोगा पढ़ाया था, या एनआई एक्ट पढ़ाया था, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था, या पार्टनरशिप पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल तरीके से पढ़ाई करी थी। कोड ऑफ वेजेस ऑनवर्ड्स हम वापस वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोड ऑफ वेजेस खाली एक ही यूनिट 5% वेटेज कैरी करता है, तो वहाँ हम लगाएंगे 3-4 घंटे, और वहाँ हम समरी नोट से नहीं पढ़ेंगे, वहाँ हम डिटेल्ड नोट से ही पढ़ेंगे। बट क्योंकि अब हम एग्ज़ाम को रेफरेंस पॉइंट पर करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, यस वेटेज भी इम्पॉर्टेंट है बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक स्मार्टली पढ़ा रही हूँ कि आप एग्ज़ाम रेडी तो हो पाए, बट क्योंकि वेटेज को भी तवज्जो देना है तो बहुत बहुत समय हम इन चैप्टर्स पे ना लगाएं। तो क्या ये बात हमें लर्न करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का, हाँ ये हेडिंग्स हैं, अंदर की बातचीत भी आपको पढ़नी चाहिए, बट वंस यू आर डन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, किताब उठाओ, 2-3 घंटे लगाओ और आप बस एक बार रीड लगा लो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा अच्छा जो मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ तो लर्न करने हैं, और जो आप स्टडी मैट से पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आएगा अच्छा ये डिटेल, ये अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा खाली चार्ट बनाने से तो नंबर नहीं मिलेंगे, अंदर की बात तो लिखनी पड़ेगी ना, और उसके लिए आपको वो नोट्स रेफर करने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दिस इज़ ऑल गुड। ठीक है, तो लर्न करेंगे गाइस। ग्रेच्युटी एक्ट ये इंश्योर करता है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रेच्युटी मिले फैक्ट्री वर्कर्स को, ऑयल फील्ड वर्कर्स को, ऑयल फील्ड स्टाफ को, रेलवे एम्प्लॉयज़ को, माइन वर्कर्स को, प्लांटेशन वर्कर्स को, पोर्ट वर्कर्स को, एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट वर्कर्स को।
तो फैक्ट्री तो हमें लर्न हो गया, माइन और ऑयल फील्ड साथ साथ कर ले लेते हैं, जो खदानों में जा रहे हैं लोग। फिर पेड़ों के बारे में बात कर ली है, समुद्र पोर्ट के बारे में बात कर ली है, छुक छुक गाड़ी के बारे में बात कर ली है, शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट की बात कर ली है, ठीक है। और 16 सितंबर याद रखेंगे, या 16 सितंबर 1972 लर्न करेंगे कि कमेंसमेंट डेट है इस एक्ट का, क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस लॉ में हमको बताया था कि ग्रेचुटी देनी चाहिए इन एडिशन टू द रिटायरमेंट बेनिफिट्स दैट यू गिव टू द एम्प्लॉयज़, वो है बहरनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस बहरनपुर ताप्ती मिल्स कौन सा संघ, मजदूर संघ, ठीक मेरे प्यारे बेटे। चलो अब एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की, ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है हर एक उस इस्टेब्लिशमेंट में जो कि एम्प्लॉय कर रही है 10 से ज़्यादा लोग। अगर आप पावर का सब यूज़ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो, तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर है तो आप एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग जाता है। अगर 20 से ज़्यादा लोग, 20 या 20 से ज़्यादा लोग हैं और आप पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आप पे एप्लीकेबिलिटी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आपके पास 18 लोग हैं, तो क्या आप पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है एंड आई वांट यू गाइस टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। मान लेते हैं एक कंपनी है ABC जो पावर सप्लाई का यूज़ करती है, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो है इन केस A 8 एम्प्लॉयज़ हैं, B 12 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और अगर यही ABC लिमिटेड विदाउट पावर सप्लाई है तो एम्प्लॉयज़ C में हमारे पास है 18 एम्प्लॉयज़, D में है 20 एम्प्लॉयज़ और E में है 25 एम्प्लॉयज़। तो आपको बताना है कहाँ पे ग्रेचुटी एप्लीकेबल है, कहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। तो आपको आंसर लिखना है। कैसे आंसर लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। ए का लेट्स से एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, B का एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, C का एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। जो भी सही आंसर होगा वो आपको ऐसे लिखना है कमेंट बॉक्स में, A, B, C, D and E. These are your homework and I want all of you to reply to me in the comment box. ठीक है, चलो। तो हमने बोला एप्लीकेबिलिटी है हर एक वो इस्टेब्लिशमेंट, ज़रूरी नहीं फैक्ट्री हो, हर एक और उस इस्टेब्लिशमेंट में। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि पोर्ट बता दिया, रेलवेज बता दिया, प्लांट के बारे में बता दिया, माइन के बारे में बता दिया, फैक्ट्रीज के बारे में बता दिया, ऑयल फील्ड के बारे में बता दिया, यही वाली सारी बातें बताई थी। इसके अलावा दुकानें और इस्टेब्लिशमेंट आ गई थी। यही पर पर्पज़ था, ये सब जगह ग्रेचुटी हम कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से पढ़ने चल रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं इस ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, जहां अब हम बोलेंगे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ भी है और आने वाले 3 और एक्चुअली 4 और एक्ट्स में है। तो ध्यान से, प्यार से आज के आज इसे लर्न करके किल डेड स्लॉटर कर देंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूं और मैं आपको EPF और मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ एक्ट पढ़ाऊं तो आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑलरेडी आता है, आता हो। सेक्शन 2A बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बना रही है, मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट अगर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट से ज़्यादा में आपके ब्रांचेस हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, रेलवे कंपनी है, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो बाकी सारे केसेस आ जाते हैं, बाकी सारे केसेस आ जाते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक इस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट ऑपरेटेड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। बेसिकली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब सेंट्रल गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है।
ये सारे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और इनमें से कोई सी भी हट जाए, अगर इनमें से हटा दो कोई और चीज़ हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि माइन है तो वहाँ पे कौन होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो यू नो इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछते हैं कोई मेजर पोर्ट है वहाँ पे सेंट्रल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, तो आप बता दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है जहाँ 22 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट करी जा रही है, ना उसके एक से ज़्यादा ब्रांचेज, एक से ज़्यादा स्टेट में ब्रांचेज है, ना वो माइन है, ना वो मेजर पोर्ट है, ना वो ऑयल फील्ड है, ना वो एक रेलवे कंपनी है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस केस में स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। मेरे साथ सब बच्चे लर्न करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2A सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी, जब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट, कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या फिर उस एक स्टेट से ज़्यादा में उसके ब्रांचेस होंगे, या माइन होगा, या मेजर पोर्ट होगा, या रेलवे कंपनी होगा, या ऑयल फील्ड होगा। इन सारे 6 केसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाकी सारे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2A बोलता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अगर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या एक से ज़्यादा स्टेट में आपकी ब्रांचेज है, या आप मेजर पोर्ट हो, या आप माइन हो, या आप ऑयल फील्ड हो, या आप रेलवे कंपनी हो, 6 बातचीत करिए, और बाकी सारे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। अब हमने इसे 3 बार इसलिए बोला क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको लर्न कराने की कोशिश करी है। तो सेक्शन 2A, अपने सेक्शंस वाले पेज पे जाइए, सेक्शन 2A में लिख दीजिए, सेक्शन 2A स्पीक्स अबाउट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ठीक है, फिर एम्प्लॉय की हम बात करते हैं, जो सेक्शन 2E में बोल रखा है, E फॉर एम्प्लॉय, E फॉर इज द सेक्शन। ठीक है, एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर। तो कौन एम्प्लॉय में इंक्लूड हो जा रहा है मेरे बेटे, हर एक मैनुअल नॉन मैनुअल वर्कर इंक्लूड हो जा रहा है, जो वेजेस के लिए एम्प्लॉय किया गया है, चाहे एक्सप्रेस तरीके से, चाहे आपके कंडक्ट या एक्शन से बोले तो इम्प्लाइड तरीके से, या किसी भी तरीके से फैक्ट्रीज या माइन से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो आप एम्प्लॉय हो। अच्छा, तुम बोल रहे हैं कि आप एम्प्लॉय हो अगर आप मैनुअल काम कर रहे हो या नॉन मैनुअल काम कर रहे हो, आपको वेजेस मिल रहे हैं, चाहे एक्सप्रेस तरीके से, मतलब बेसिकली आप एम्प्लॉय इसलिए करे गए हो बिकॉज यू गेट दिहाड़ी, यू गेट वेजेस अगेंस्ट इट, चाहे वो एक्सप्रेस तरीके से हो, चाहे वो इम्प्लाइड तरीके से हो, और या फिर ये एम्प्लॉय जो है कनेक्टेड है फैक्ट्री के साथ, या माइन के साथ, या ऑयल फील्ड के साथ, है ना, किसी भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए ग्रेच्युटी एक्ट बना है। बट कौन इंक्लूड नहीं होता है, एक अप्रेंटाइज इसमें इंक्लूड नहीं होता है, अप्रेंटाइज तो ट्रेनीज होते हैं, राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर अदर रूल्स, अगर आप कोई और रूल के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इंक्लूड नहीं होंगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो किसी और रूल्स के अंदर। ठीक है, 2004 जजमेंट से पहले टीचर्स भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते थे, बट 2004 में एक जजमेंट आई जिस केस लॉ का नाम था अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक केस लॉ है, अभी हम पढ़ेंगे। उस केस लॉ में टीचर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन लिखिए इन 2-3 पॉइंट्स पे, तो मेरे बेटे अगर एम्प्लॉय पे डेफिनेशन आई तो आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड तो लिखना ही है, बट 2004 के बाद का केस लॉ भी लिखना है। तो ये केस लॉ अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहले बोल रहे थे कि टीचर्स एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 2A ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इंक्लूड नहीं होते थे, बट अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2004 में ये केस लॉ की वजह से, जुडिशियल प्रेसिडेंट की वजह से टीचर्स भी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आ गए। Am I clear to everybody? Yes, ये केस लो अपने नोटबुक में फटाफट से लिख लीजिए। ओके, नाउ की अमेंडमेंट समझते हैं। कुछ चेंजेस हुए। ग्रेच्युटी सीलिंग रेज्ड, पहले 10 लाख हुआ करता था, अभी 20 लाख है।
बेस्ड ऑन 7th सेंट्रल पे कमीशन। मतलब पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 साल एक कंपनी में काम किया, ठीक है, जिस कंपनी में जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी उसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मेरी जब ये कैलकुलेशन हुई, अपार्ट फ्रॉम मान लेते हैं मैं अब रिटायर हो रही हूँ, जब मेरे बाकी सारे बेनिफिट्स कैलकुलेट होते हैं उसमें ग्रेच्युटी भी कैलकुलेट हो रही थी। तो ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट जो है पहले 10 लाख हुआ करता था, वो अब 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। बट लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इस कंपनी में मैं काम करती थी, वो बहुत अच्छी कंपनी है, बोल रही है कि सरकार बोल रही है कि हमारी तरफ से 20 लाख है, ठीक है, बट हमने अपनी एमओए में लिख रखा है कि हम 25 लाख तक का मैक्सिमम ग्रेच्युटी दे सकते हैं, और जब कैलकुलेट हुई तो मेरी 22 लाख आई, ठीक है। तो मुझे वो 22 लाख देना चाह रहे हैं कि तो सरकार रोक लेगी? ऑफ कोर्स नहीं, सरकार तो कहेगी बहुत अच्छी बात है, हमने तो ये मैं अपनी तरफ से बताया कि इतना हो सकता है, बट अगर ज़्यादा दे रहे हैं, एम्प्लॉय का बेनिफिट करा रही है कोई कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमारा इस एक्ट का लाने का पर्पस ये था कि एम्प्लॉयज़ जो है, जो लोग एसोसिएटेड है, उनको ग्रेटिशियस एक्ट मतलब फॉर द पास्ट सर्विसेज उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 7th पे सेंट्रल पे कमीशन यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू टॉपिक पे लिख लीजिए। पहले 10 लाख हुआ करता था, अभी 20 लाख हो गया है। इफ द एम्प्लॉय टर्म्स ऑफर हायर ग्रेच्युटी, द हायर अमाउंट इज पेएबल, लाइक आई टोल्ड यू। सीलिंग कैन नाउ बी अपडेटेड बाय नोटिफिकेशन नॉट फिक्स्ड इन द एक्ट। ये भी बता दिया गया, ये भी एक चेंज हुआ, मेजर चेंजेस हुए कि पहले क्या होता था, एक्ट में ही चेंजेस करना पड़ता था अगर आपको सीलिंग बढ़ानी थी, बट अब जो है आपको बस एक नोटिफिकेशन से, मतलब सरकार को जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन से बढ़ा सकती है इस सीलिंग को, ठीक है। मेटर्निटी लीव एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, फिर से भी आप पूछा जा सकता है, बट अभी के लिए आई वांट यू गाइज टू जस्ट गिव योर सेल्फ अ मिनट और टू एंड प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ गाइज कि अपना कंटेंट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मुझे, और फिर बस 2 घंटे लेके अपना स्टडी मैट बैठ जाइएगा और एक बार रीड लगा लीजिएगा कि हमारे स्टडी मैट में लिखा हुआ क्या है। नोट ज़रूर खोल के रखिएगा साइमल्टेनियसली CMS आरती के ऐप में, अपने नोट खोल के लिख रखिएगा कि अच्छा मैम ने ये टॉपिक पढ़ाया है, इसके अंदर क्या लिखा है, मैम ने ये टॉपिक पढ़ाया है, इसके अंदर क्या लिखा है। तो इससे आप एग्ज़ाम के लिए लिखने के लिए भी रेडी हो। कंसेप्चुअली तो आपको मैं रेडी करा दे रही हूँ, बट लिखने के लिए भी तो कंटेंट आपने पढ़ा होगा, कुछ की पॉइंट्स समझे हुए होंगे कि अच्छे क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंटर्स लिखने हैं, तभी तो आंसर लिख पाओगे ना एग्जाम में, ठीक है। चलो मैटरनिटी लीव एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। ये भी एक अमेंडमेंट हुआ है, सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अमेंडमेंट्स दैट हैव हैपेंड अंडर द एक्ट। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 के अंदर हमें 10 लाख से 20 लाख हो गई जो सीलिंग है, ठीक है। मैटरनिटी लीव पहले 12 हफ्ते की होती थी, मतलब 3 महीने की, अब वो 26 हफ्तों की होगी, तो लगभग 6 महीने पकड़ लीजिए। यस, इन लाइन विद मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या ग्रेच्युटी एक्ट ने अपने आप चेंज किया? नहीं, एक्चुअली एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, उस एक्ट में चेंजेस हुए, इस वजह से यहाँ पर भी चेंजेस हो गए कि पहले जो मैटरनिटी लीव हुआ करती थी वो 12 हफ्तों के लिए मिलती थी, बट अब वो 26 हफ्तों के लिए मिलती है, तो एक्सटेंशन हो गया। दिस इज अगेन अ चेंज एंड अमेंडमेंट दैट हैज़ हैपेंड, okay, and these are the two amendments, section 4 subsection 3, जहाँ हमने सीलिंग बढ़ाई देखी और फिर मैटरनिटी लीव एक्सटेंड हो गई, वो हमने मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देखा है, ठीक है। पहले 12 हफ्ते था, वो 26 हफ्ते हो गए। और यहाँ से भी एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है अंडर सेक्शन 2A। तो ये सेक्शन वाले पेज में चाहे लिखो या नहीं लिखो, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट दिस इन्फॉर्मेशन and this information, both of these information 4, 3, 4, 5, 2A. Yes, I want you guys to write it in your MCQ wala pager. So if you want to pause the video here, pause the video, but do not go here and there, do not scroll Instagram, कुछ ऐसी बातें बाबू सोना को अभी रिप्लाई नहीं करना, अभी फोकस तैयार तरीके से क्लास पढ़नी है। बट उसी के साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट्स के लिए फटाफट से पॉइंटर्स अपनी लैंग्वेज में MCQ वाले पेज पे लिख लीजिए, ताकि जब आप रिविजन करो तो आपके पास ये नोटबुक हो कि अच्छा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। अभी समझिए, मैं
एमसीक्यू पे इतना तवज्जो इसलिए देती हूँ मेरे बेटे, क्योंकि एमसीक्यू 15 क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये आपको 30 नंबर दे जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये 30 नंबर पूरे हो गए आपके, मतलब आपने एक भी एमसीक्यू गलत नहीं किया, तो समझो पास होना कितना आसान हो जाएगा। 40 नंबर तो यूँ, मतलब आपको 10 ही नंबर तो आने हैं। अगर ये 30 में से 30 लाओगे तो बाकी 70 में से कम 50% तो ले ही आओगे, 35 नंबर तो ले ही आओगे। और 35 और 30 65 होता है, विच इज़ मोर देन एग्जामिशन। और खाली लॉ के लिए नहीं है, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए उतना ही रेलिवेंट है। ठीक है, तो स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, नंबर्स पे हमारा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। चलिए अब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन समझते हैं। जैसे एम्प्लॉय 2E में देखा था, वैसे एम्प्लॉयर 2F में बात कर रखी है। क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर कौन है? अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर होगा वो पर्सन या वो अथॉरिटी जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है। जैसे हमने बोला अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है। किन केसेस में? अगर आप कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ब्रांच से ज़्यादा आपके अलग अलग स्टेट्स में आप हो, मेजर पोर्ट हो, माइन हो, ऑयल फील्ड हो, ठीक है, इन सारे, या फिर रेलवे कंपनी हो, ये 6 हमने बातचीत की थी। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाकी सारे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट है। तो बोल रहा है कि जो बंदा या जो अथॉरिटी अपॉइंट करी गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, जो सुपरवाइज कर सकती है या कंट्रोल करेगी एम्प्लॉयज़ को, या हेड ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अगर कोई अपॉइंट नहीं हुआ है, वो बंदा एम्प्लॉयर है। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से एक कंपनी है, रेलवे कंपनी है, लेट्स से एक रेलवे कंपनी है, ठीक है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर रखा है, जो कि सुपरवाइज करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो यही हो जाएंगे एम्प्लॉयर। ठीक है, या फिर कंट्रोल करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये वाले पर्सन जो है कंट्रोल करते हैं जो यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ है, तो यही हो जाएंगे एम्प्लॉयर। या फिर अगर मान लेते हैं कोई बंदा अपॉइंट नहीं किया गया है बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्री है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई या डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, अगर कोई और बंदा अपॉइंट नहीं किया गया है, तो जो इस मिनिस्ट्री का हेड होगा या इस डिपार्टमेंट का हेड होगा, वो बन जाएगा एम्प्लॉयर। इन केस कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, इन केस कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो सुपर क्लियर टू एवरीबॉडी। ये तो तब बताया मैंने जब सेंट्रल या स्टेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है, सेक्शन 2F के अंदर। जब कोई लोकल अथॉरिटी कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस्टेब्लिशमेंट बनाई गई है, कंट्रोल करी जा रही है, तो वहाँ पे भी जो बंदा अपॉइंट किया गया होगा बाय सच अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी है सुपरविजन कंट्रोल के लिए, या फिर CEO बनाया होगा किसी को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया होगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं करी गई इस लोकल अथॉरिटी द्वारा, तो वो बंदा एम्प्लॉयर हो जाएगा। और बाकी सारे केसेस में जो भी बंदा या जो भी अथॉरिटी जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर हो सकता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है, जो कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वही एम्प्लॉयर कहलाएगा अंडर सेक्शन 2F ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। क्या ये डेफिनेशन लर्न करनी है? ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैंने एकदम संधि विच्छेद तोड़ के आपको पॉइंटर्स समझाए हैं। ओके, तो सेक्शन 2F पहले तो सेक्शंस वाले पेज में लिख लीजिए, और यहाँ पर मैंने ऐसा बात कोई MCQ के लिए आपने सेपरेटली नहीं बताई, मैंने आपको बताया कि यहाँ से सेपरेटली डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पहले पीछे गई है। अभी रिसेंट टाइम में क्या होता है, 2022 के बाद से जो सिलेबस में क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व करे हैं, वो कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग दिखाई दिए हैं कि इन 4 में से किसी 2 चैप्टर्स में से तो बड़े क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और किसी 2 चैप्टर से MCQ आ जा रहे हैं, या कभी कभी कोई चैप्टर से कुछ भी नहीं आ रहा है इन
इन 4 में से, ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि छोड़ने जैसी चीज़ ही नहीं है। अगर ये 10% कैरी करता है और 14 से 16 नंबर का पेपर इन 4 चैप्टर से आ रहा है, तो ये आसान चैप्टर्स हैं और आसान चैप्टर्स को हमें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फैमिली समझते हैं। सेक्शन 2H में बता रखा है, डिफाइन किया गया है इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय। कौन है फैमिली? फैमिली में अगर कोई, मैं फीमेल हूँ, एज अ फीमेल एम्प्लॉय में CMS आरती मिलेट से काम करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं खुद, मेरे हस्बैंड, मेरे चिल्ड्रन, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के डिपेंडेंट पेरेंट्स, या विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हर प्री डिजीज्ड सन। ठीक है, मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय है, उसका बेटा था, उस बेटे की डेथ हो गई है और उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी इस फीमेल एम्प्लॉय की फैमिली में ही आएंगे। ये डेफिनेशन सेक्शन 2H ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में बताई गई है। ओके, ऐसे अगर कोई मेल एम्प्लॉय है तो वो खुद, यहाँ पर जैसे वो बंदी खुद थी, उसका पति था, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स थे, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉज थे, उसके खुद के बच्चे थे, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, और अगर उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, प्री डिजीज सन है, उसके वाइफ और उसके बच्चे हैं, तो वो भी फैमिली में आ जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मेल एम्प्लॉय था तो वो खुद तो है ही, उसकी वाइफ होगी, उसके चिल्ड्रन होंगे, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स होंगे, डिपेंडेंट पेरेंट इन लॉ होंगे, या विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ द प्री डिजीज सन। तो बेसिकली सब कुछ सेम है, हम बोल रहे हैं वो खुद, उसके पति या पत्नी, डिपेंडिंग ऑन द मेल और फीमेल, उसके बच्चे चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उसके आश्रित माता पिता, उसकी पत्नी या पति के आश्रित माता पिता, उसके प्राप्त सन की विधवा और बच्चे, ये आ जाते हैं फैमिली की डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 2H ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे इसको बिल्कुल अच्छे से कर लोगे आप, क्योंकि यहाँ से MCQ ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, अब फैमिली की कंपोजिशन, अडॉप्शन रूल्स क्या हैं? एम्प्लॉय की फैमिली में लॉफुली अडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होता है, ठीक है, बट एम्प्लॉय की फैमिली में कौन इंक्लूड नहीं होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं बी और सी। अब बी कंपनी एक्स में काम करता है, अगर बी किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है लीगली तो वो इसकी डेफिनेशन में आता है, बट ए कोई बंदा अडॉप्ट करता है, सी कोई बंदा अडॉप्ट करता है, अगर कोई फैमिली में कोई भी बंदा किसी को अडॉप्ट करता है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएगा बी के लिए। हम बी के बारे में बात कर रहे हैं। अ चाइल्ड अडॉप्टेड बाय समवन एल्स एज पर पर्सनल लॉ विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द फैमिली कॉम्पोजिशन। बट मान लेते हैं आपने किसी को अडॉप्ट किया है, हाँ उसको, अगर आप एम्प्लॉय और आपने किसी को अडॉप्ट किया है तो हाँ वो आपकी डेफिनेशन में अंडर सेक्शन 2H ऑफ फैमिली आ जाता है, क्योंकि विवाहित अविवाहित दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। नोटिस का प्रोसीजर रूल 5 में बात करता है, बट यहाँ तक बातें अब आपका ब्रेन प्रोसेस करना होना चाहिए। हमने क्या क्या बातें करी हैं अभी तक? हमने पढ़ा कि क्या है ग्रेच्युटी, कहाँ से आ रहा है ग्रेच्युटी, मीनिंग क्या है ग्रेच्युटी का, कब ट्रिगर हो जाता है, पर्पस क्या है ग्रेच्युटी का, लीगल फ्रेमवर्क क्या है ग्रेच्युटी का, एक्ट्स के बारे में, रूल्स के बारे में, कब चालू हुआ, 16 सितंबर 1972 में याद करना है। अमेंडमेंट्स हाँ बहुत बारी हो चुके हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट भी रखना पड़ेगा कि ग्रेटिशियस पेमेंट या ग्रेच्युटी जो है अपार्ट फ्रॉम द रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है। और ये हमारे पास एक केस लो है बहरनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, प्राइवेट नहीं है, लिमिटेड वर्सेस बहरनपुर ताप्ती मिल्स मजदूर संघ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिर हमने पढ़ा, फिर हमने एप्लीकेबिलिटी देखी, कहाँ विद पावर विदाउट पावर। मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया, आई होप आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो अभी लिख लो मेरे बेटे, ओके।
फिर हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखने की बात करी, जहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब सेंट्रल गवर्नमेंट है, कब स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 6 बातें हमने लर्न करने की कोशिश करी। फिर हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2E में देखी, ठीक है, कौन इंक्लूड होता है, कौन इंक्लूड नहीं होता है। और प्राइमरी टीचर्स पहले 2004 से पहले इंक्लूड नहीं होते थे, बट अब होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक केस लो आया, अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये लर्न करना है। और अब 2004 के बाद से टीचर्स भी इंक्लूड हो जा रहे हैं। फिर की अमेंडमेंट देखी सेक्शन 4(5) के अंदर, सेक्शन 4(3) के अंदर पहले हमने सीलिंग के बारे में बात करी, 10 जो है से 20 हो गया। फिर हमने बोला अगर ज़्यादा देना चाह रहा है एम्प्लॉय, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयर ज़्यादा दे रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैटरनिटी एक्सटेंशन में बात करी, बट वहाँ पे हमने रेलेवेंस दिया है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, है ना। बोला कि सेक्शन 2A में बोल रहे हैं पहले 12 हफ्ते का मिलता था मैटरनिटी बेनिफिट है, बट अब 26 हफ्ते का मिलता है। फिर हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखी सेक्शन 2F में, जहाँ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट है, बाकी कोई और है। बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फिर सेक्शन 2H में हमने फैमिली देखा, जब मेल एम्प्लॉय है, जब फीमेल एम्प्लॉय है, फिर अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय, और बाकी फैमिली का रेलेवेंस समझा है कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली के अंदर। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपका ब्रेन बहुत अच्छे से प्रोसेस कर चुका है। अब हम रूल 5 पढ़ने चल रहे हैं। इसको क्या हो गया है, चल क्यों नहीं रहा, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, गिव मी अ मोमेंट, ओके, लेट मी जस्ट चेक माय पेन। बैटरी तो है इसमें, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। चल पड़ा, कुछ हो गया होगा शायद, हाँ कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। रूल 5 देखते हैं, नोटिस का प्रोसीजर समझते हैं। फॉर्म्स, बेसिकली फॉर्म्स, फॉर्म डी और फॉर्म ई। फॉर्म डी का पर्पस है जहां आप अपनी फैमिली की कॉम्पोजिशन बताते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एप्लीकेबल है, तो मुझे फॉर्म डी के अंदर अपनी फैमिली बतानी है, जो 3 ट्रिप्लिकेट में सबमिट होती है। यहाँ से आपसे एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है। ऐसे ही विड्रॉ प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म डी, मान लेते हैं मैं अपनी फैमिली का कॉम्पोजिशन बदलना चाहती हूँ, तो मैं फॉर्म ई के अंदर, जैसे फॉर्म डी में मैंने फैमिली कॉम्पोजिशन बताई, अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो फॉर्म ई में आएगा, वो भी ट्रिप्लिकेट में जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, दोनों बातें MCQ में पूछी जा सकती हैं। ओके, अब बात करेंगे रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन के बीच में डिफरेंस क्या है। रिटायरमेंट बोले तो जब टर्मिनेशन हो रहा है सर्विस का, नॉट ड्यू टू एज लिमिट, अपने आप मतलब एज 57 साल में, 56 साल में, यू वांट टू वॉलेंटरीली रिटायर, ठीक है। और सुपर एनुएशन अकर्स एट अ प्री फिक्स्ड एज ऑफ एग्जिट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस में लिख रखा था, जैसे 60 साल में ऐसे लिखा हुआ था, या 65 साल में लिखा हुआ था, जो लिखा था उतने पे आप रिटायर हो जाओगे, दैट इज़ योर सुपर एनुएशन। बट यहाँ पे फिक्स नहीं है, बट आप टर्मिनेशन हो रहा है सर्विस का, एज लिमिट की वारंट से नहीं, ब्रॉडर कंसेप्ट है। रिटायरमेंट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है। और सुपर एनुएशन एक नैरोअर कंसेप्ट है, एज बेस्ड कंसेप्ट है। ओके, आई होप दिस इज सुपर क्लियर। यहाँ पर सेक्शन 2Q है, यहाँ पे सेक्शन 2R है। Q और R पहली बार देख रहे हैं अभी तक आप इतने सारे चैप्टर्स में। आपने चैप्टर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा। येस, हम मोर देन 50% सिलेबस एक्चुअली चैप्टर वाइज तो कर चुके हैं। वेटेज वाइज अभी तक हम कितना कर चुके हैं, हमने 5% किया इंट्रोडक्शन, 10% किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, 5 किया सोगा, 5 किया NI, फिर 2 चैप्टर्स मिलाकर पार्टनरशिप और LLP अगेन 5% वेटेज कैरी करता है। तो ये तो टोटल हो गया आपका 10, 15, 20, 25, 30 तो ओवरऑल हो गया। और जो बैलेंस 10% है, जहाँ आपके पास 4 चैप्टर्स है, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेच्युटी, PF और
ESI, ये 4 चैप्टर 10 मिला के होते हैं, तो 2 चैप्टर को अगर मैं प्रोपोर्शन कर लेती हूँ 5% हो जाएगा, तो अभी तक 35% वेटेज वाला सिलेबस हम कर चुके हैं वेटेज वाइज। बस सिलेबस वाइज हम आज 8वें चैप्टर पर हैं, क्योंकि जो आपका कंपनीज एक्ट है वो 40% वेटेज कैरी करता है। मैंने 26 लेक्चर्स में उसको प्रगति बैच में, जो हमारा लाइव बैच होता है, वहाँ पे 26 लेक्चर्स में कराया है। एंड ऑल्सो गाइज, जस्ट फॉर ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर क्लास में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज क्लासेस भी CMS आर्थी के पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं, इन केस दैट हेल्प्स यू बेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेजेस के बारे में। वेजेस सेक्शन 2S में बताया हुआ है क्या वेजेस में आता है, क्या वेजेस में नहीं आता है। वेजेस में बेसिक पे आता है, DNS अलाउंस आता है, कैश एनवेलमेंट, चाहे वो ड्यूटी पे हो चाहे लीव पर हो, वो सब बातें आ जाती हैं। बट क्या नहीं आता है, बोनस नहीं आता है, कमीशन नहीं आता है, HRA नहीं आता है, ओवर टाइम वेजेस नहीं आते हैं, और बाकी सारे अलाउंसेस भी नहीं आते हैं। मतलब बेसिकली DA आ जाता है, बेसिक आ जाता है, और किसी भी तरह के कैश एम्यूलमेंट्स आ जाते हैं, चाहे वो आप काम करने के दौरान हो चाहे आपकी छुट्टी के दौरान हो। बट कोई बोनस है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, कोई ओवर टाइम वेजेस मिल रहा है, कोई और अलाउंसेस होते हैं, वो सेक्शन 2S और वेजेस के अंदर नहीं आता है। सेक्शन वाले सेकंड पेज में ये सेक्शन जाकर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस सर्विस। सेक्शन 2A क्या बोल रहा है, जनरल डेफिनेशन है। कॉन्टीन्यूअस सर्विस का मतलब है कॉन्टीन्यूस तब है अगर अनइंटरप्टेड है, मतलब आप छोड़कर नहीं गए हो, बीच में पता चला 2 साल यहाँ काम किया फिर कहीं और चले गए फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं करना है। इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड, या फिर इंटरप्ट अगर हुई भी है तो बीमारी की वजह से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से हुई है, आपने ऑथराइज लीव ली थी, ले ऑफ हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी, लॉकआउट हो गया था, एम्प्लॉय की गलती नहीं थी, बट उसके बावजूद उसको काम करना बंद करना पड़ा, तो ये कॉन्टीन्यूस सर्विस ही कहलाएगा। इंटरप्ट या तो इंटरप्ट ही नहीं होनी चाहिए, और अगर इंटरप्ट हुई है तो एम्प्लॉय की खुद की गलती से नहीं होनी चाहिए, या तो लॉकडाउन हो गया, या स्ट्राइक हो गया, या ले ऑफ हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या सिकनेस हो गया, या ऑथराइज लीव पे कोई बंदा गया था। तो अगर इंटरप्ट भी हुई है तभी भी हम कॉन्टीन्यूस सर्विस बोलेंगे अंडर सेक्शन 2A। और कहाँ हम डीम कर लेते हैं, कहाँ हम मान लेते हैं कि कॉन्टीन्यूस सर्विस है, कि अगर 1 साल में वर्क थ्रेशोल्ड टेबल क्या बोल रहा है, इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप अंडरग्राउंड माइंस पे रहे हो फॉर मोर देन 6 days सेटअप, कम से कम 6 दिन तो रहे होंगे, ठीक है। 1 ईयर में 190 days, 6 months में 95 days, तो हम उसको मान लेंगे कि आप कॉन्टीन्यूस सर्विस में ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है मर्चेंट नेवी में, अमित है उसका नाम, उसने 220 दिन काम किया, इसमें से 20 दिन उसकी पेड लीव्स थी, तो टोटल उसने कितने दिन काम किया, 240 दिन। क्या उसको कॉन्टीन्यूस सर्विस जैसे ही माना जाएगा? हाँ। क्या ये 190 दिन से ज़्यादा है? जी ऑफ कोर्स। तो इसको हम मान लेंगे कि ये कॉन्टीन्यूस सर्विस ही है, क्योंकि हमने बोला कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पर चाहे पेड हो चाहे अनपेड लीव्स हो वो इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए अनपेड नहीं होगी, पेड होएंगी, सॉरी। या अब इंक्लूजन फॉर डेज वर्कड कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जिस दिन आप अगर आपको निकाला जा रहा है वो दिन ऐड कर लिया जाएगा। इंक्लूड्स डे काउंटेड टूवर्ड्स कॉन्टीन्यूस सर्विस, जो ये 190 दिन इन 1 ईयर और 95 days इन 6 months कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, जिस दिन आप निकाले जा रहे हो वो ऐड होएगा, ठीक है। जिस दिन आपने लीव ली थी बट आपको पूरे वेजेस मिले हैं वो इसमें ऐड होगा। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी, काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया था, भगवान जी ऐसा ना हो सॉरी, हाँ, आई बिलीव इन ऑल दिस। बट जो काम कर रहा था, मिस्टर एक्स काम कर रहे थे, उसका हाथ टूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से छुट्टी लेनी पड़ी, तो वो कॉन्टीन्यूस सर्विस में वो दिन ऐड होंगी। और 26, क्योंकि अब तो एक्सटेंशन हो गया, पहले 12 हफ्ते था, अब तो 26 हफ्ते है मेटर्निटी लीव, वो भी इंक्लूड हो जाएगी। ये वर्क जब हम काउंट कर रहे हैं 190 दिन और 95 दिन, 1 साल और 6 महीने वाला, ठीक है। अगर कोई सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जैसे सर्दियों के कपड़े बनाती है तो तभी काम करती है, या गेहूँ का काम करती है तो उन्हीं सीज़न में काम करती है, मतलब बेसिकली पूरे साल काम नहीं करती है,
ठीक है, रूल क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूस इफ द एम्प्लॉय वर्कड फॉर मोर देन और इक्वल टू 75% ऑफ द ऑपरेशनल डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनी एक्स, वो 8 महीने काम करती है, ठीक है, 8 महीने काम करती है। उस 8 महीने का उस 8 महीने में, सो 8 महीने में कितने दिन हुए, 30 इंटू तो लगभग 240 दिन काम करती है। उन 240 दिन में से लेसे 200 डेज ऑपरेशनल डेज से एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये इस 200 डेज़ का 75% या उससे ज़्यादा अगर आप काम करे हो, ठीक है, तो आप हमको हम डीम मान लेंगे हम आपको कि आप कॉन्टिन्यूस सर्विस में रहे हो। ये परसेंटेज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने नो यू लॉस द एबिलिटी टू वर्क और परफॉर्म द जॉब एज एन एम्प्लॉय। लाइक बेसिकली क्या हुआ कि आप काम कर सकते थे, जो वो काम नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू, यू हैव लॉस दैट एबिलिटी टू डू द वर्क बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ एक्सीडेंट और सम इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब एम्प्लॉय वॉज केपेबल ऑफ बिफोर द एक्सीडेंट ऑफ द डिजीज दैट हैज़ हैपेंड टू द एम्प्लॉय। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि एक मशीन ऑपरेटर है, उसने ही लॉस्ट हिज हैंड इन एन एक्सीडेंट, कांट ऑपरेट मशीन्स एनी मोर, तो उसको हम डिसेबलमेंट मान लेंगे। या तो 6 महीने के लिए नहीं कर पा रहे हैं या कभी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम डिसेबलमेंट ही मान लेंगे। व्हेन कैन एस्टैब्लिशमेंट बी एग्जेम्प्टेड, if the employee receives gratuity or pension benefit that are not less favorable than those under this act। so for example किसी बंदे को एक्ट, अगर हम एक्ट फॉलो करते हैं, किसी बंदे को 10 लाख रुपए मिलते हैं ग्रेचुटी के, बट उस बंदे को हम ऑलरेडी 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो अब एक्ट बोले कि मेरी बात सुनो नहीं सुनो, ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, लेट्स से कंपनी प्रोवाइडेड बेटर देन रिक्वायर्ड बेनिफिट्स, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट दैट कंपनी, दैट इज इट। आई होप दिस इज़ सुपर क्लियर टू एवरीबडी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स खोलने पड़ेंगे, वीडियो को अभी मेरी बात सुनेंगे पहले बात को, पहले मेरी ध्यान से बात सुनेंगे। सेम सारथी की ऐप खोलेंगे, विजय धनुष बैच में जाएंगे, ये नोट्स खोल के एक बार रीड लगाएंगे, रीड लगाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर देंगे यहाँ पर, और जब मैं बता रही हूँ, जब आप वीडियो पॉज कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, डू नॉट स्क्रॉल, डू नॉट रिप्लाई टू व्हाट्सएप मैसेजेस, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये 2 घंटे जो मैंने आपको बोले हैं, आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करने हैं, ग्रेचुटी सुपर क्लियर हो जाएगा। लगभग 50% हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर का, लगभग 50% हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर का। ध्यान से मेरी बातचीत को सुनेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप आपने लिख लिया है ऑलरेडी, लिखा नहीं है तो एटलीस्ट देख लिया है अपने स्टडी CMSRT के ऐप पे जाके आपने अपने विजय धनुष बैच में ये कंटेंट एक्सेस कर लिया है। अब चलते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग्स, चेंजेस एंड क्लोजर। जैसे हमने फॉर्म डी और ई पीछे देखा था ना, कॉम्पोजिशन बताना था, चेंजेस बताने थे, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कुछ और फॉर्म्स के बारे में बातचीत करी गई है। आइए देखेंगे। फॉर्म ए बात करता है ओपनिंग के बारे में। अप्लाई रूल्स टू एन एस्टैब्लिशमेंट विद इन 30 डेज। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी तक मेरे पास 8 लोग काम करते थे और अभी मैं 10 नंबर वाली, और मैं विद पावर वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, बट 10 नंबर से ऊपर नहीं थे, तो मेरे पास अभी ये अप्लाई नहीं कर रहा था ग्रेचुटी। नाउ सिंस 10 हो गए या 10 से ऊपर हो गए, अब मान लेते हैं एक बाई 10 से ऊपर हो गए, फिर नीचे हो गए, तो ऐसा नहीं कि एक बाई रूल लग गया और अब हट जाएगा। एक बार लग गया तो चाहे नीचे भी हो जाए एम्प्लॉय, तभी भी आप पे रूल लगेगा। बट जैसे ही आप पे रूल एप्लीकेबल हो जाता है, जिस दिन से रूल एप्लीकेबल हो जाता है, ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, विद इन 30 डेज आपको फॉर्म ए फिल करना होता है। ओके, फॉर्म बी लगता है अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, या तो नाम में या एड्रेस में, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना, या एम्प्लॉयर में या बिजनेस के टाइप के, अगेन 30 डेज ऑफ द चेंज के अंदर फॉर्म बी भरना होता है। फॉर्म सी लगता है अगर फॉर्म आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, सी फॉर क्लोजर, फॉर्म बी सी है। और यहाँ पे 60 दिन कहाँ से, क्लोजर से पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 30 दिन होने के बाद, मतलब जिस दिन हुआ, जिस दिन आप पे एप्लीकेबल है उसके 30 दिन के अंदर फॉर्म में, जिस दिन चेंजेस हो रहे हैं उस चेंज के 30 दिन के अंदर
बट बिज़नेस बंद हो रहा है, बिज़नेस बंद होने से 60 दिन पहले ये फॉर्म सी आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस रूल 5 बात करता है, रूल 5 हम पहले बात करके आए, रूल 4 बात करता है डिस्प्ले ऑफ नोटिस के बारे में। जो नोटिस है बेसिकली वो आएगा एट और नियर मेन एंट्रेंस, जहाँ पे लेट्स से आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मेन एंट्रेंस है यहाँ पर या इसके आसपास कहीं पर आप ये डिस्प्ले करना है नोटिस, बोल्ड लेटर्स में, इंग्लिश में और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज में भी। लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर ऐसे आप गुजरात में हैं तो गुजराती में रखेंगे, मराठी में नहीं, है ना। तो इंग्लिश में भी लिखना है, लोकल लैंग्वेज में भी लिखना है। कंटेंट क्या जाएगा नोटिस के अंदर, नाम जाएगा, डेजिग्नेशन जाएगा ऑथराइज्ड ऑफिसर का, ऑफिसर जिसको नोटिस मिलने चाहिए इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ नोटिस क्या है, जैसे मान लेते हैं मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मुझ तक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भैया मुझे कोई बातचीत करनी है किसी से, तो मैं किससे पकड़ूँ, किसको जाके मैसेज भेजूँ, है ना। तो वहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन जाएगा ऑथराइज ऑफिसर का, और किस ऑफिसर को इस एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर, ग्रेच्युटी एक्ट के रूल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक मेरे बच्चे। नाउ व्हेन इज ग्रेच्युटी पेएबल, कम से कम 5 साल कहाँ पर लगेंगे और ये 5 साल वाला प्रोविजन कहाँ नहीं लगेगा, उस बारे में बात करते हैं। लेट्स से सुपर एनुएशन, मतलब जो फिक्स्ड ईयर्स वाली हमने बात करी थी, वहाँ पर कम से कम 5 साल आप काम करे होने चाहिए। लेट्स से रवि 60 साल की उम्र में रिटायर हुए थे आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्या 5 साल से ज़्यादा है? हाँ, 5 साल से ज़्यादा है तो ग्रेच्युटी पेएबल हो जाएगी। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट के समय भी 5 साल वाला रूल अप्लाई होता है। जैसे मीना ने 7 साल बाद रिज़ाइन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काम करके, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी। जैसे 4 साल में करती तो वो इनएलिजिबल हो जाती। अगर डेथ हो गई है तो वहाँ पे 5 साल वाला जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई नहीं करता है। मान लेते हैं अंकित ने 3 साल काम किया था बट उसकी डेथ हो गई, तो ग्रेच्युटी उसके नॉमिनी को मिलेगी। इसलिए हमने फैमिली डिक्लेयर करी थी ना फॉर्म डी में। डिसेबलमेंट हो गई है, एक्सीडेंट या फिर ऐसा डिजीज़ हो गया है जिसकी वजह से बिजनेस आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ रही है, तो अगेन 5 साल वाला प्रोविज़न आप पर भी नहीं लगेगा। जैसे सुमन जो है वो 2 साल बाद काम करने का डिसेबल हो गई, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी ग्रेच्युटी की। सेक्शन 4 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 4(2) बात करता है ग्रेच्युटी कैलकुलेशन कैसे होता है। वेरी वेरी वेरी, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। यहाँ पे ना डिपेंड करेगा कैसे कैलकुलेट होगा। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है तो डिफरेंट होगा, और अगर पीस वेज के सामने, जैसे फॉर एग्जांपल हर बारी जितना ये डब्बा बना रहे हैं, लेट्स से एक बॉक्स बनाते हैं, एप्पल साइडर विनेगर का ये बॉक्स है, जितनी बॉक्सेस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसे मिलेंगे। जितने लेट्स से मैं ये टम्बलर के ढक्कन लगाऊंगी इस पर, उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, है ना। पीस वेज बोल रहे हैं उसको। या फिर सीजनल एम्प्लॉय भी हो सकता है, जैसे जैसे एम्प्लॉय का टाइप है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होती है ग्रेच्युटी की। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर रेगुलर एम्प्लॉय का हम बात कर रहे हैं तो 15 दिन का वेजेस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, एंड इफ़ 6 मंथ्स से ज़्यादा किसी ईयर में काम कर रहे हो तो उसे 1 साल मान लेंगे। मान लेते हैं राज ने 8 साल 8 महीने काम किया, क्या ये 6 महीने से ज़्यादा है? हाँ। और क्या ये 5 साल से ज़्यादा है? हाँ। तो ग्रेच्युटी तो एप्लीकेबल हो जाएगी। कैलकुलेट कैसे करोगे? 15 इंटू 8 ईयर्स, 8 ईयर्स नहीं एक्चुअली 9 ईयर्स, क्योंकि 8 और ईयर्स और 8 मंथ्स 9 हो जाते हैं, तो 15 इंटू 9 के हिसाब से 15 डेज़ की वेजेस, लेट्स से 1 महीने की वेज 30,000 रुपये थी, तो 15,000 इंटू 9 के हिसाब से कितना है? 4 कैरी 1 3, 1,35,000 रुपये मिल जाएंगे एज ग्रेच्युटी। एम आई क्लियर? अगर कोई पीस रेटेड एम्प्लॉई है तो जो डेली वेजेस जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? जितना एवरेज लास्ट 3 महीने से कमा रहा है, मान लेते हैं एक महीने में उन्होंने लेट्स से क्या बता सकते हैं, एक महीने में मई जून जुलाई ऐसे बोलते हैं, मई जून जुलाई 3 महीने का एवरेज पकड़ते हैं, तो डेली का दिहाड़ी लेट्स से 500 रुपये बन रही है, तो ये 500 इंटू 15 और जितने भी ईयर्स हुए होंगे। ठीक है। रानी लेट्स से इज पेड पर पीस एवरेज लास्ट 3 मंथ्स सैलरी वेजेस 500 रुपीज़ पर डे, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो 500 रुपये एक दिन के थे तो 15 दिन के हिसाब से ले लेंगे, और नंबर ऑफ़ ईयर्स लेट्स से इन्होंने भी 8 साल और 8 महीने कंप्लीट करे थे तो 9 ले लेंगे ना। अगर ये वाला ले लेते हैं इसके साथ ही एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा ये
15 इंटू 5, 5 या 25, 2 कैरी, 5 5 1 और 7, 200 इंटू 9 विच इज़ 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 9 आर 63 और 4 67 और 1 2। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकती, बट आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर कोई सीजनल एम्प्लॉई है तो वहाँ पे 7 दिन की वेजेस मिलती है हर साल के हिसाब से, नंबर ऑफ सीजन साल के हिसाब से, हर वाइज सीज़न के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं 4 सीजन्स के लिए काम किया शुगर मिल में मनोज ने, तो 4 इंटू 7 डेज की वेजेस उसको मिल जाएगी। क्या ये लर्न करना है? 100% लर्न करना है, 100%। एंड इफ यू आर कनेक्टेड विद मी ऑन लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, तो लिख कर ये टेबल बनाकर या कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप कर आप पिक्चर क्लिक करके मेरे साथ शेयर भी करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 डिसेबलमेंट केसेस। डिसेबलमेंट में क्या बोल रहे हैं? ग्रेचुटी कैलकुलेशन आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट ऑन लोअर पे। सो ऐसे हो सकता है ना, कोई बंदे ने 7 साल काम किया बट देन सम एक्सीडेंट हैपेंड और अब उसकी सैलरी कम कर दी क्योंकि वो पुराना वाला काम नहीं कर रहा है। बिफोर डिसेबलमेंट जैसे मान लेते हैं 7 साल काम किया तो 7 ईयर्स के लिए जो बिफोर डिसेबलमेंट थे वहाँ पे तो फुल वेजेस लेंगे। जैसे पहले जैसे 500 रुपये थी वेज, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 15 दिन का 7 साल के लिए फॉर 7 ईयर्स। और आफ्टर डिसेबलमेंट लेट्स से जो आपको इनकम मिलती है वो 350 रुपये मिलती है, और उसके बाद आपने 3 साल काम किया तो 3 ईयर्स, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं एक्चुअली इनटू नहीं होगा फॉर दोज, ये हम 7 टाइम्स कर रहे हैं, एक्चुअली 3 टाइम्स ही करेंगे, मल्टीप्लाई ही होगा। 3 फॉर दोज 3 ईयर्स 350 इंटू 15 डेज होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, जैसे हमने पीछे करा था। Now, better terms allowed if the contract or awards provides better terms, तो employee higher gratuity ले सकता है। तो हमने पीछे पढ़ लिया था 4.3 4.5 पढ़ा था ना। 4.6 क्या बात करता है? forfeiture of gratuity, when can gratuity be forfeited, मतलब क्या है, एक एम्प्लॉयर forfeit आपकी gratuity रोक सकता है पार्शली रोक सकता है अगर उस एम्प्लॉय की वजह से डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने ढंग से काम नहीं किया, नेग्लिजेंस था, टू द एक्सटेंट डैमेज वॉज देयर। जैसे मान लेते हैं किसी को 10 लाख मिलने आता है ग्रेचुटी, बट उसकी वजह से 2 लाख का नुकसान हुआ है तो 8 लाख ही मिल पाएंगे उसको ग्रेचुटी, और पूरा या पार्शियल फॉरफीचर हो सकता है अगर उस बंदे ने लड़ाई मार धाड़ करी है, वायलेंस का एक्ट किया है या मोरल ट्राइब्यूट का ऑफेंस किया है, तो मे बी फुल और पार्शियल फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी दैट कैन हैपन, दैट्स अलाउड। ओके, हमारे पास यहाँ पे जुडिशल प्रेसिडेंट है। जुडिशल प्रेसिडेंट्स हमारे पास 3 दिए हुए हैं। KSRTC वर्सेस डेप्यूटी लेबर कमिश्नर, ग्रेचुटी इज स्टैट्यूटरी राइट, हियरिंग मैंडेटरी बिफोर फॉरफीचर। ऐसा नहीं कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने बोला भैया हम तो तुम्हारे ग्रेचुटी नहीं देंगे, ऐसे नहीं हो सकता, हियरिंग होगी ऑथराइज पर्सन के सामने। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोल रहे हैं ग्रेचुटी एक सोशल वेलफेयर के लिए है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ओल्ड एज में, और सेम ही केस लॉ में बताया गया है। इट कैन नॉट, ग्रेचुटी कैन नॉट बी विद होल्ड एज अ पनिशमेंट फॉर द पोस्ट रिटायरमेंट अनलेस बैक्ड बाय लॉ। ऐसी आपने कोई मेरी आपसे पर्सनल खुंदस है या कुछ पुराना आपने काम किया था, उसके लिए मैं पनिशमेंट दे रही हूँ कि नहीं मैं तो ग्रेचुटी नहीं दूंगी, ऐसे नहीं हो सकता जब तक लॉ से बैकिंग नहीं है, यू कैन नॉट डू इट। फॉर यहाँ पर फॉर फ्यूचर अलाउड है 4.6 में, बट इट हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय द लॉ कि भैया आपने वायलेंस किया है, आपने राइट्स एक्ट किया है, आप मॉरल ट्राइब्यूट में इन्वॉल्व हुए, और वो भी आपको हियरिंग का ऑप्शन तो मिला जाएगा ना, उसके बाद डिसाइड होगा कि फॉर फ्यूचर होगा या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों केस लॉस एक बार लिख लेंगे, और नोट्स तो ऑफकोर्स आप रेफ़र करेंगे एग्ज़ाम से पहले भी। फॉरफीचर इज़ नॉट ऑटोमेटिक, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, शो कॉज, प्रूफ, हियरिंग, सब कुछ फॉलो होता है। ओके, शो कॉज का मतलब होता है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, यहाँ बताइए आपका क्या कहना है, हर एक इंसान को अपनी साइड कहने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, ग्रेचुटी कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं।
लास्ट विड्रॉन सैलरी इंटू 15 इंटू ईयर्स ऑफ द सर्विसेज डिवाइडेड बाय 26। इसको 26 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि एक महीने में आप 26 दिन ही काम कर रहे होंगे। जो मैक्सिमम लिमिट है जो हमने नया अमेंडमेंट देखा वो 20 लाख हो गया, बट अगर 20 लाख से ज़्यादा भी कोई दे रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यस, अब नॉमिनेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है। एक एम्प्लॉई नॉमिनेट कर सकता है किसी को अपनी ग्रेचुइटी के लिए। बेसिक रूल क्या है, हर एक एम्प्लॉय जिसने 1 साल की सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट कर ली है तो फॉर्म F के थ्रू अपना नॉमिनेशन दे सकता है। नॉमिनेशन एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के लिए किया जा सकता है। द नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स। इफ़ द एम्प्लॉई हैज़ अ फैमिली तो नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए ही हो सकता है। नॉमिनेशन मच बी इन देयर फेवर। ऐसे मान लेते हैं कोई बंदा मेरी फैमिली का नहीं, मैं उसको नॉमिनेशन देना चाहती हूँ, अलाउड नहीं है। एनी अदर नॉमिनेशन इज़ वाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी MCQ पूछा जा सकता है। तो जहाँ पे भी मैं बोलती हूँ ना, हेलो, हाँ, जहाँ पर भी मैं बोलती हूँ ना कि नॉमिनेशन, ये यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ उसे लिख लीजिए। हर बारी मुझे बोलना ज़रूरी नहीं है। अगर एम्प्लॉय के पास लेट्स से कोई फैमिली नहीं है तो हाँ, फिर वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। बट बाद में लेट्स से उनकी कोई फैमिली में बंदा ऐड हो गया, जो हमने पीछे पढ़ा था 2H की डेफिनेशन में, हाउएवर द नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड वंस द फैमिली इज़ एक्वायर्ड। फिर आपने अगर बाद में आपकी कोई फैमिली हो गई है, शादी हो गई, लेट्स से बच्चे हो गए, तो फिर हाँ, वहाँ से नॉमिनेशन देना होगा। अगर आपकी फैमिली में कोई है ही नहीं तो नॉमिनेशन आप किसी का भी दे सकते हो। ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्म्स क्या है? सबमिशन मस्ट बी इन डुप्लीकेट। जो फॉर्म F दिया ना आपने, 1 साल हो गया था वो कंप्लीट, तो आपने नॉमिनेशन दिया, जो फॉर्म सबमिशन होगा वो डुप्लीकेट में होगा, या तो पर्सनली विद रिसीट या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एन एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अगर अपने पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो उसकी भी तो एक्नॉलेजमेंट होगा, तो वो ले लेंगे। टाइमलाइंस क्या है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं अगर विद इन 90 डेज ऑफ द रूल कमेंसमेंट, लेट्स से सितंबर 1962 से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो जब उन पर अप्लाई हो गया उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म भरने होंगे। और अगर नए एम्प्लॉयज़ हैं तो विद इन 30 डेज ऑफ कम्प्लीटिंग 1 ईयर आपको फॉर्म F सबमिट करना होता है। ये आपको लर्न करना है, और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। MCQ से ये टॉपिक पूछा जा सकता है। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, ठीक है। एक्सेप्टेंस आफ्टर डेडलाइन इज अलाउड विद रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जैसे हमने 90 डेज और 30 डेज वाली स्टोरी बताई है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि डेडलाइन के आगे भी जा सकते हो, 35 डेज 40 डेज हो सकते हैं, बट जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एम्प्लॉयर को वेरीफाई करना होता है सर्विस डिटेल्स एंड रिटर्न एटलीस्ट 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म F टू एम्प्लॉय। 2 दिए थे ना, एक अपने, कम से कम एक तो वापस देनी है। कीप द अदर कॉपी सेफ कस्टडी में। सब्सिक्वेंट एंड इफेक्टिवनेस, नॉमिनेशन मस्ट बी साइंड एंड थंब प्रिंटेड। मान लेते हैं बंदा पढ़ा लिखा नहीं है जो एम्प्लॉय है, तो हाँ, थंब प्रिंटेड हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। जब थंब इम्प्रेशन हो रहा है तो 2 विटनेस चाहिए। नॉमिनेशन बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट। जिस दिन रसीद आई थी ना, उस दिन से नॉमिनेशन इफेक्टिव हो जाता है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप सबको एकदम सुपर क्लियर हो चुकी हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ sip of water. You guys also have some pani. Now let's go to determination of amount of gratuity. सेक्शन 7 इस बारे में बात कर रहा है। नोट ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल ओवरवेलम मत हो जाना, अरे मैम इतनी सारी बातें कैसे याद करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इंडिविजुअली देखो इस चैप्टर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी है? हर एक एम्प्लॉयर को ग्रेचुइटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है जैसे ही वो पेएबल हो जाता है। अगर मान लेते हैं एम्प्लॉई ने फॉर्म नहीं, एप्लीकेशन नहीं भी किया है, तो भी आपको एज एन एम्प्लॉयर अपना काम कर देना चाहिए, डिटरमाइन कर लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर रिटायर हो गए 31 जनवरी को, तो भैया कैलकुलेशन इमीडिएटली चालू कर दो भाई साहब। नोटिस ऑफ पेमेंट, एम्प्लॉयर मस्ट इशू अ नोटिस इन फॉर्म L टू द एम्प्लॉई और द नॉमिनी और द लीगल हेयर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी। मस्ट बी डन सून एज द ग्रेचुइटी बिकम्स पेबल। तो फॉर्म L आ गया। अभी तक हमने फॉर्म A देखा, B देखा, C देखा, D देखा, E देखा, F देखा और अब L देख लिया है। ओके, टाइमलाइन क्या है? इट मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेचुइटी बिकम्स पेबल। मान लेते हैं ग्रेचुइटी 31 जैन को पेबल थी, तो 1 मार्च को पे कर दो भाई।
इंटरेस्ट ऑन डिले अगर नहीं दिया 30 दिन के अंदर तो 10% के हिसाब से MCQ पूछा जा सकता है 31st डे ऑनवर्ड्स। 30 दिन तक तो चलेगा, उसके 31st डे ऑनवर्ड 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट इज कंपाउंड एंड पेड अंटिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। सो लेट्स से आपने 25 दिन डिले दिया तो 25 दिन का हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्सेप्शन, अगर इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट इज पेबल इफ़ डिले इज ड्यू टू एम्प्लॉइज फॉल्ट, एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट नहीं किया जो अमाउंट हमने कैलकुलेट करके दिया, या फिर रिटर्न परमिशन आई हुई कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कि हाँ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन मीट होनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस सेक्शन 7 पर। लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, रिजेक्शन ऑफ द क्लेम, अगर क्लेम रिजेक्टेड है एम्प्लॉयर मस्ट इश्यू फॉर्म M टू द एम्प्लॉय नॉमिनी लीगल एयर विद रीजन, ऑल्सो सेंड अ कॉपी टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जैसे मान लेते हैं इफ द एम्प्लॉय हैजंट कंप्लीटेड 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी बंदे ने क्लेम किया कि भैया मेरे ग्रेचुइटी दो, भाई आप पे एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने 5 साल काम ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिव यू सेल्फ अ मोमेंट टू प्रोसेस, अभी लिखने को नहीं बोल रही हूँ बट आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस, प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, डन हो गया। चलो नाउ लेट्स गो टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 के अंदर बता रखा है, अगर मान लेते हैं अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आया, आपने बोल रहे हो कि कैलकुलेशन ये होनी चाहिए 10 रुपये होनी चाहिए, सामने वाले बोल रहे हैं 12 रुपये होने चाहिए, ऐसे हो सकता है ना। डिस्प्यूट हो सकता है, संवाद हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना पड़ेगा एडमिटेड ग्रेचुइटी अमाउंट विद अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जैसे मान लेते हैं जो एम्प्लॉई है वो बोल रहा है 15 रुपये होना चाहिए, एम्प्लॉयर बोल रहा है 10 रुपये होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये 10 रुपये तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एम्प्लॉयर को सबमिट कर देना चाहिए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिर इनिशिएट करेगी अपनी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी बिठाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी दोनों पार्टीज़ को अपनी अपनी कहानी सुनाने की। कंट्रोलिंग अथॉरिटी करेक्ट पेएबल अमाउंट निकालेगी। अगर जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट देना है एम्प्लॉयर को, तो हाँ एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर दिया जाएगा बैलेंस अमाउंट दो, और अगर नहीं तो जितना पैसा जमा हुआ था वो दे दिया जाएगा। डिसबर्समेंट कैसे होगा, इफ़ द एप्लीकेंट एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय को दे देंगे, अगर नॉमिनी या लीगल एयर है और कोई डिस्प्यूट नहीं है एंटाइटलमेंट में, ए मतलब नॉमिनी ए बोल रहा है कि मुझे दे दो, नॉमिनी बी बोल रहा है मुझे दे दो, फिर तो अलग कहानी शुरू हो जाएगी, उसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है। बट अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उस बंदे को, उस लीगल एयर को दे दिया जाएगा अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा। बहुत अच्छा सा ये चार्ट मैंने आपके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में बना रखा है। ओके, ग्रेचुइटी कब एप्लीकेशन कैसे जाती है ग्रेचुइटी की, एम्प्लॉय देता है फॉर्म आई में, नॉमिनी देता है फॉर्म जे में, लीगल एयर देता है फॉर्म के में। सबसे ज़्यादा MCQ क्वेश्चन जो मैं अगर आपका एग्जामिनर होती, पेपर बना रही होती, तो मैं आपसे पूछती फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्म ABCDEFML और अब IJK, ये हमें लर्न करने हैं। और आप सबको बोल रही हूँ फॉर्म्स का एक पेज बनाइए और पिक्चर क्लिक कीजिए, चैप्टर खत्म होने के बाद और मुझे टैग कर दीजिए CMA सारथी इंस्टाग्राम हैंडल पर। ओके, एम्प्लॉय को जैसे ही 30 दिन 30 days व्हेन द ग्रेचुइटी बिकम्स पेएबल, जिस दिन से पेएबल हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर फॉर्म आई एम्प्लॉय द्वारा भर दिया जाना चाहिए। कैन अप्लाई 30 days बिफोर नोन डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड सुपरएनुएशन। सो लेट्स से आई नो आई एम एन एम्प्लॉय जिसका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट होने वाला है 30 नवंबर को, तो उससे पहले भी 30 days पहले भी मैं अपना ये फॉर्म आए भर सकती हूँ। फॉर्म जे आ जाता है नॉमिनी द्वारा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेचुइटी बिकम्स पेएबल, एंड लीगल एयर विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेचुइटी बिकम्स पेएबल। बाकी सब जगह तो 30 दिन ही है, यहाँ पर बट यहाँ पर 1 साल है, जो इम्पॉर्टेंट बात अगेन है। और यहाँ से मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेचुइटी एप्लीकेशन रूल। एप्लीकेशन कैसे होती है ग्रेचुइटी की, प्लेन पेपर पे हो सकती है पूरी डिटेल्स के साथ, या फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हो सकती है, या फॉर्म IJK में हो सकता है। मैंने आपको पीछे बताया एम्प्लॉय, नॉमिनी या लीगल एयर। पर्सनल सर्विस से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से विद एन एक्नॉलेजमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है।
टाइमलाइंस एंड डिलेज, ग्रेचुइटी ड्यू है रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और डेथ की वजह से, तो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट अप्लाई करना है अपन को, है ना। रूल स्टार्टेड आफ्टर ग्रेचुइटी बिकम्स पेएबल, लेट्स से जो ये रूल है वो जब ग्रेचुइटी पेएबल हुई उसके बाद चालू हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिवली है ये। काउंट 30 डेज लिमिट फ्रॉम द रूल कमेंसमेंट है। सो जैसे रूल जो है वो 1 नवंबर को कमेंस हुआ और आपको ग्रेचुइटी जो है वो आप तो रिटायर हो चुके थे सितंबर में ही, तो अब पीछे से कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा है ग्रेचुइटी। ठीक है। बिलेटेड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन बियॉन्ड टाइम लिमिट एक्सेप्टेबल इफ डिले इज एक्सप्लेन्ड, एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड एप्लीकेशन स्टैंड्स एंड डिस्प्यूट ओवर डिले रेफर टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कोई दिक्कत है कंट्रोलिंग अथॉरिटी पे जाओ, एम्प्लॉयर बोला ठीक है मुझे कोई बात नहीं है, तुम लेट दिया कोई दिक्कत नहीं मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। और अगर टाइम लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हो और इसमें आपके पास एक्सप्लेनेशन है कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी ऑल गुड है। रिलेटेड एप्लीकेशन चल सकती है IJK, एम्प्लॉय, नॉमिनी, लीगल एयर और बाकी नॉर्मल लिखित कागज सफ़ेद पेपर में भी आप लिख के दे सकते हो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नोटिस कैसे जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी का, टाइमलाइन क्या है नोटिस का, विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर रूल 7। रूल 7 मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लंबा क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से तो रूल 7 से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर क्लेम एडमिसिबल है, मतलब क्लेम गया फॉर्म एल आपको दे दिया ना, एम्प्लॉय को, नॉमिनी को, लीगल एयर को, फॉर्म एल में ग्रेचुइटी का अमाउंट बता दिया जाएगा, पेमेंट का ड्यू डेट हो जाएगा, बट 30 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता, नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। और अगर एडमिसिबल नहीं है आपका क्लेम तो इशू हो जाएगा फॉर्म एम और फिर तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ जाएगी। एक तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कॉपी दिया जाएगा इन बोथ केसेस, इस केस में भी और इस केस में भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तो नोटिस जाएगा। रीशेड्यूलिंग पेमेंट, द पेमेंट इज एट एम्प्लॉयर्स ऑफिस एंड एप्लीकेंट कांट अटेंड they may request a new date in writing and employer must reschedule कि भैया मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस तारीख को, एम्प्लॉयर को फिर रीशेड्यूल कर देना है इस डेट को। नॉमिनीज और लीगल एयर्स के लिए एम्प्लॉयर मे आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स ऑफ विटनेस टू वेरीफाई कि आपकी आइडेंटिटी आप नॉमिनी हो भी या नहीं है। लेजिटिमेसी ऑफ क्लेम 15 दिन का नोटिस पीरियड ओनली आफ्टर एविडेंस इज सबमिटेड। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, आपने नॉमिनी हो, आपको मैंने बोला कि भैया दो मुझे अपने सबूत दो, आपने सबूत दे दिया, उस दिन से 15 दिन का कैलकुलेशन होगा। ठीक है। मोड ऑफ सर्विंग नोटिस, पर्सनल सर्विस से भी दे सकते हैं एक्नॉलेजमेंट के साथ, या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ, जैसे मैंने पीछे देखा था, अभी बात करी थी इस बारे में। ओके, मोड ऑफ पेमेंट, कैश अलाउड है, DD अलाउड है, बैंक चेक अलाउड है, जो कि पेई द्वारा प्रेफर अगर हो रहा है, मतलब जिसको पैसे मिलने वाले हैं अगर वो प्रेफर कराए कि मुझे DD या बैंक चेक से दे दो तो हाँ वो ले लेंगे। ग्रेचुइटी जो है 1000 से ज़्यादा अमाउंट की है, पेई द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है। पोस्टल कम्युनिकेशन में जो पैसे लगते हैं, कमीशन लगती है, वो डिडक्ट कर लिया जाता है। लेट्स से 10,000 रुपये मिलने थे ग्रेचुइटी के और 100 रुपये लग गया ये कमीशन का, तो 9,900 रुपये दे दिए जाएंगे। ठीक है। पेमेंट रिपोर्टिंग, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पेमेंट की डिटेल्स क्या, ग्रेचुइटी के क्या मेथड आपने यूज़ किया फॉर पेमेंट, कैश किया, DD किया, चेक किया। ठीक है। अगर पेई माइनर है, जिसको पैसे दे रहे हो, जिसको पेमेंट हो रही है वो माइनर है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन्वेस्ट कर देगी उस अमाउंट को किसी टर्म डिपॉजिट में, FD एटसेट्रा में, या तो स्टेट बैंक के पास या स्टेट बैंक की सब्सिडरी के पास या किसी भी नेशनलाइज बैंक से भी चलेगा। और मुझे अगर लग रहा है एग्ज़ाम में इस बार क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है MCQ में वो ये है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नोट्स मतलब मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, आपको ये मिल रहे हैं, इनको अच्छे से यूज़ कीजिएगा बेटा। ओके। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, रूल 10, इज़ द पर्सन एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन बात कर रहे हैं। हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड, employer refuses to accept nomination, employer refuses to accept gratuity application, employer rejects eligibility for gratuity, employer mentions lesser amount in notice, employer fails to issue notice। तो हाँ आप एप्लीकेशन दोगे फॉर्म एन के अंदर, भैया जी हम पैसे मांग रहे हैं दे ही नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं इन पर ग्रेचुइटी अप्लाई ही नहीं होती है, हम बोल रहे हैं उन्होंने हमारे 15 रुपये देने हैं, ये बोल रहे हैं हम तो 8 ही रुपये देंगे। ऐसी कोई भी वार्तालाप हो रही है तो फॉर्म एल आप फॉर्म एन, एल और एम तो पढ़ चुके थे, एन दे देते हो विद 90 डेज ऑफ द कॉज। कैसे अप्लाई करोगे, तो इन पर्सन कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ। एक एडिशनल कॉपीज़ अटैच कर दोगे ऑपोजिट पार्टीज़ के लिए,
ठीक है। वॉज द एप्लीकेशन डिलेड बियॉन्ड 90 डेज, क्योंकि 90 डेज़ का यहाँ पर टाइम दिया था, 90 डेज से ज़्यादा देर भेज रहा है क्या बंदा पैसे मांगने की कहानी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चला दो। अगर 90 डेज से ज़्यादा देर कर रहा है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी सफिशिएंट कॉज अगर है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन बियॉन्ड 90 डेज भी एक्सेप्ट कर सकती है, बट यहाँ पर फॉर्म एन लगने वाला है। ओके, डायरेक्शंस अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी बताएगी क्या करेगी। यहाँ पर फॉर्म एन तो चला गया उनके पास, अब बुलाया जाएगा, सम्मन इशू किया जाएगा फॉर्म ओ से, कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर्म ओ देती है। फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सम्मन दिया जाएगा एप्लीकेंट को भी एम्प्लॉयर को भी। अपीयर ऑन स्पेसिफाइड डेट टाइम प्लेस पर्सनली या थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विद अथॉरिटी लेटर और इंटरेस्ट स्टेटमेंट। रिप्रेजेंटेशन रूल्स, अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी हूँ, तो आपने एप्लीकेशन दी थी, मैं आपको तो बुलाऊंगी, एम्प्लॉयर को भी बुलाऊंगी। अब या तो एम्प्लॉयर खुद आ जाएगा, लोग जो है दोनों खुद आ जाएंगे, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। जब रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे होंगे तो अथॉरिटी लेटर भेजना पड़ेगा, इंटरेस्ट स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन का रूल क्या है, मतलब जो आप हो, एप्लीकेंट हो या एम्प्लॉयर है, वो अपने बिहाफ पे किसी को भेज सकता है, बट उसका क्या रूल है, अथॉरिटी लेटर की भी ज़रूरत है। अथॉरिटी में अप्रूव और रिजेक्ट रिप्रेजेंटेशन विद रीज़न। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी मना कर देगी, नहीं भैया मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही पर्सन में चाहिए, तो फिर आपको लाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस आर बाइंडिंग, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव एक्शंस आर बाइंडिंग। जो मान लेते हैं एम्प्लॉयर ने किसी और को भेजा था काम करने के लिए उसके बिहाफ पे, तो जो उसने एक्शन लिया है वो भी फॉलो करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को या दूसरी पार्टी को भी। ओके, दोनों की बातें सुनी जाएंगी, इंक्वायरिंग एंड हियरिंग प्रोसेस चालू होगा, दोनों पार्टीज़ की बात सुनी जाएगी, सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ग्रेच्युटी पेएबल कंट्रोलिंग अथॉरिटी निकालेगा, अपनी उसको दोनों पार्टीज़ के साथ शेयर करेगा। अगर मान लेते हैं आपको बुलाया, फॉर्म ओ में सम्मन भेजा था कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने और आप आए नहीं, एम्प्लॉयर एब्सेंट विदाउट वैलिड रीज़न, तो एक्स पार्टी मतलब जो पार्टी आई है उसके साथ, उसके बिहाफ पे, उसके पॉजिटिवनेस पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी नतीजा सुना देगी। ओके, एप्लीकेंट एब्सेंट विदाउट वैलिड रीज़न, तो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। एप्लीकेशन, जिसने एप्लीकेशन दी थी, आपने एप्लीकेशन दी थी, आप खुद ही नहीं आए, आपको बुलाया था तो फॉर्मों में सम्मन किया था, तो वो खारिज हो जाएगी ये एप्लीकेशन। बट लेट्स से आप तो आए थे बट एम्प्लॉयर नहीं आया, तो आपके साथ, आपके मतलब एम्प्लॉयर के खिलाफ और आपके लिए, आपके फेवर में कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसीजन ले लेगी ना। बट मान लेते हैं उस समय जब बुलाया था उस समय तो आए नहीं, बट 30 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस फॉर एब्सेंस आ गया, या तो एप्लीकेंट द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा। रिहियरिंग पॉसिबल है 14 डेज नोटिस टू अदर पार्टी देके। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 मई 2026 को बुलाया गया था आपको, ठीक है, मतलब इस तारीख को आना था आपको, आप आए नहीं, ठीक है, ये एम्प्लॉयर नहीं आया तो एप्लीकेंट के फेवर में डिसीजन ले लिया जाएगा। और अगर एप्लीकेंट नहीं आया तो इस एप्लीकेशन को ही डिसमिस कर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं बाहर से थोड़े दिन बाद कोई बंदा आया 30 दिन के अंदर, लेट्स से, जैसे फॉर एग्जांपल 25 मई को बोला गया, सरकार दुहाइयो कंट्रोलिंग अथॉरिटी दुहाइयो हमसे गलती हो गई, हम इस कारण से नहीं आए, हम हॉस्पिटलाइज थे, हम कहीं फंस गए थे, जो भी, दोनों में से जौन सी पार्टी ने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने 26 मई को बोला ओके मुझे आपकी एप्लीकेशन मंजूर है, तो 14 डेज़ का नोटिस देंगे सामने वाली पार्टी को कि भाई देखो अब वापस आ सकते हो आप, कौन सी तारीख को, 10 जून को आना होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। समझ में आया? रिहियरिंग पॉसिबल विद इन 14 डेज नोटिस टू अदर पार्टी। इंक्वायरी फिर से होएगी, दोनों पार्टी की बातचीत सुनी जाएगी, विटनेस होगा। अच्छा ये तो वापस रिपीट हो गया, एक्चुअली फाइनल डायरेक्शन आएगा। इफ ग्रेच्युटी इज पेएबल, अगर ग्रेच्युटी पेएबल है, क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी ना, इसलिए तो एप्लीकेशन गई थी, तो फॉर्म आर इशू कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर को, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा भैया ये अमाउंट आपको देना है, बोल दिया जाएगा 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, और एप्लीकेंट को उसकी कॉपी भी दे दी जाएगी। फॉर्म आर भी आ गया है यहाँ पर। ओके, अपील क्या है टाइमलाइन की, जैसे ऑर्डर जिस दिन रिसीव हुआ, ऑर्डर आया ना एम्प्लॉयर के पास, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इशू कर दिया ऑर्डर। अब मान लेते हैं
कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से, तो विद इन 60 डेज वो अपील लेकर जा सकते हैं। अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल एन अपील टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी अप्रोप्रिएट होगी, सेंट्रल या स्टेट, जो भी अथॉरिटी होगी या गवर्नमेंट होगी, उसको आप अपील कर दोगे। एक्सटेंशन जो इन 60 डेज़ का पॉसिबल है, एक्सटेंशन यहाँ से पॉसिबल है। 60 डेज तो था, एडिशनल 60 डेज मिल जा सकता है इफ सफिशिएंट कॉज इज शॉन, द अथॉरिटी में अलाउ डिलेड अपील। दोनों पार्टी को दो बातें सुनने का मौका दिया जाएगा। बोथ पार्टीज आर गिवन फेयर चांस टू प्रेजेंट देयर केस। फाइनल डिसीजन जो है अथॉरिटी अप्रोप्रिएट ले लेगी। भैया की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने बोला, या तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी या उसे खारिज कर देगी, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। सेक्शन 8 इस बारे में बात करता है। अगर मान लेते हैं ग्रेचुटी विद इन टाइमलाइन, जो 30 दिन का टाइमलाइन था, उसमें नहीं दी, अग्रीड पर्सन ने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बोला सरकार दुहाई हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया और कलेक्टर को भेजा, किसी बंदे को भेजा कि जाओ रिकवर करके आओ इस एम्प्लॉयर से, तो उस बंदे को, जो एम्प्लॉयर है, उसको ग्रेचुटी तो देनी पड़ेगी, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 9% के हिसाब से। और जो अमाउंट है ये कहा जाएगा, इट इज़ कवर्ड अंडर रिकवर्ड एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहाँ से MCQ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मतलब जो अमाउंट रिकवर करा गया है, इसको किस हेडिंग में, कहाँ क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासीफाई करेंगे रिकवर्ड एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। एंड एंटाइटल पर्सन, जो भी एप्लीकेंट है या नॉमिनी है या लीगल है, उस बंदे को पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब बस मेरे बेटे ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम पेनल्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ये हमें लर्न करनी है। सेक्शन 9 में हमको पेनल्टीज़ बताई हुई है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 बोल रहा है, आपने नोइंगली कोई फॉल्स मिसस्टेटमेंट दिया, रिप्रेजेंटेशन गलत किया कि आपको ग्रेचुटी पेमेंट ना करनी पड़ी, तो आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, 1000 रुपये का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने वायलेट करे कोई भी प्रोविजन, इसके लिए ये ग्रेचुटी एक्ट बना है, तो 1 साल के लिए जेल हो सकती है, 1000 रुपये फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अगर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, मतलब आप पैसे दे ही नहीं रहे हो, उससे रिलेटेड वायलेशन कर रहे हो, तो 3 महीने की कम से कम सजा, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एंड कोर्ट में रिड्यूस दिस 3 months फॉर वैलिड रीज़न, है ना, कम से कम वैसे हमने बातचीत करी थी। तो पन्ने पेनल्टीज कर ली सेक्शन 9 के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस। हमने सेक्शन 9 में बात करी, लायबिलिटी में एग्जेम्पशन है कहाँ, एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इफ द एम्प्लॉयर गिव्स 3 days रिटन नोटिस एंड ब्रिंग्स एक्चुअल ऑफेंडर बिफोर द कोर्ट। जैसे मान लेते हैं मेरे कंपनी के ऊपर लगा कि भाई साहब कि आप पे 1000 रुपये का फाइन लग रहा है बिकॉज यू हैव वायलेटेड द ग्रेचुटी प्रिंसिपल, ग्रेचुटी में जो बात कहानी बता रखी है। तो मैं एज एन एम्प्लॉयर 3 दिन का नोटिस दिया रिटर्न, और जो बंदे ने एक्चुअली में गलती करी है उसको पकड़ के लेकर आ गई, और प्रूव ड्यू डिलिजेंस टू एनफोर्स दैट, प्रूव द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट एम्प्लॉयर्स नॉलेज। या तो ये हुआ हो या फिर ये प्रूव कर दूँ मैं एज एन एम्प्लॉयर कि भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये हो रहा है, या मेरे हिसाब से सब सही चल रहा था, एज पर द बुक्स चल रहा था, एज पर द लॉ चल रहा था, बट समथिंग हैपेंड रॉन्ग बाय समबडी एल्स। और अगर ये प्रूव कर देते हैं कि एक्चुअल ऑफेंडर कोई और है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती है इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉयर, एंड एम्प्लॉयर को डिस्चार्ज कर देते हैं, वो उसकी लायबिलिटी नहीं रहती। नाउ इफ द ऑफेंडर कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन 3 months, कोर्ट विल प्रोसीड्स अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। मतलब मैंने बोला कि भैया मैंने तो नहीं किया है, एज एन एम्प्लॉयर मेरी गलती नहीं है, किसी और बंदे की गलती है, ऐसे मैंने विद इन 3 days एप्लीकेशन दे दी, तो 3 महीने का समय मुझे कोर्ट देता है कि एक्चुअल ऑफेंडर को लिया, वरना तो मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, मान लेते हैं ग्रेचुटी हो जानी थी चाहिए थी वे, बट 6 महीने हो चुके हैं, अभी भी अनपेड है, तो गवर्नमेंट ग्रेचुटी अनपेड फॉर मोर देन 6 months, गवर्नमेंट ऑथराइजेज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करे। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट इज अ जज, राइट, और या फिर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के अंदर अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद इन 15 days, अगर 6 months से ऊपर का डिले हो चुका है ग्रेचुटी पे करने में, तो फिर आप पे अगेंस्ट उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस चालू हो जाता है। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी। सेक्शन 13 और सेक्शन 13A इस बारे में बात करता है। ग्रेचुटी कैन नॉट बी अटैच, कहने का मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉई थी किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे ग्रेचुटी मिली। अब मुझे ग्रेचुटी मिली और मैंने किसी के पैसे देने हैं। जब मैंने किसी के पैसे देने हैं उसमें ग्रेचुटी का अमाउंट कोर्ट अटैच नहीं कर सकती कि भैया ऐसा है कि मेरे SBI के अकाउंट से को फ्रीज़ कर दो, वाले अमाउंट को हम यूज़ कर देंगे पेमेंट करने के लिए जिसके मैंने पैसे देने थे। मेरे PNB अकाउंट को फ्रीज़ कर दो, वहाँ पे जो पैसे थे रखे हैं वो दे दिए जाएंगे। बट ग्रेचुटी अमाउंट को ऐसे अटैच नहीं किया जा सकता किसी और पेमेंट को पे ऑफ करने के लिए। नो कोर्ट ऑर्डर और डिक्री कैन अटैच सीज ग्रेचुटी। ओके, सीज मतलब रोक सकते, ग्रेचुटी को नहीं रोक सकते, ना किसी और अटैच कर सकते हो। डिक्री जनरली मनी डिक्री आती है कोर्ट से कि भैया इतने का अमाउंट आपको खामियाजा भुगतना है या आपको अमाउंट सबमिट करना है, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल राहुल ने लोन लिया था, कोर्ट ऑर्डर आया कि उसके सारे एसेट सीज कर लो, बट जो उसकी ग्रेचुटी है वो तभी भी सेफ रहेगी। इट कैन नॉट बी टच टू रीपे लोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ईजी। पर्पज़ है कि एम्प्लॉय को एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जो है लीगल क्लेम्स बेनिफिट के लिए बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जो आगे के लिए है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो जहाँ से चालू हुआ है उससे पीछे का भी। ग्रेचुटी जो 1997 से लेकर 2009 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, 3 अप्रैल 1997 से लेकर 2009 में जो अमेंडमेंट आई है वो वैलिड रहेगी, पेएबल रहेगी। ओके, लीगल स्टेटस इट इज़ ट्रीटेड एज इफ इट इज़ 2000। मान लेते हैं 2000 में मेरे पास कुछ पेमेंट आनी थी एज फ्रॉम ग्रेचुटी, बट 2019 में कोई अमेंडमेंट हुआ। जो 2009 में अमेंडमेंट हुआ है वो बोल रहा है कि 1997 से लेकर 2009 तक जिनको भी ग्रेचुटी मिली है उनको ये एडिशनल अमाउंट या जो चेंजेस के साथ ग्रेचुटी मिलेगी। ऐसे कि 2009 में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम मान लेंगे वो 1997 से चालू हो गए थे। ओके, नो पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ड्यूरिंग द गैप। ऑफ कोर्स अब जब आए 2009 में और 2000 का कुछ दे रखा है, 2000 में 10,000 दे रखे थे बट अब वो 12,000 बन जाते हैं नए कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अब बैलेंस 2000 दे दो कि उस पर एम्प्लॉयर को जो 10% 9% वाला जो पेनल्टी लग रही थी या जेल जाना पड़ जा रहा था या 1,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ जा रहा था वो ऑफकोर्स नहीं लगेगा। ऐसे मान लेते हैं प्रिया ने 1995 से 2002 तक काम किया और कंपनी बोल रहा है 2009, उस समय 2009 के तो रूल्स उस समय लगते नहीं थे, बट सेक्शन 13 बोलता है कि उसको फिर भी ग्रेचुटी मिले और उसी तरीके से मिले जैसे 2009 में बता दी जा रही है, क्योंकि वो 1997 से 2009 के बीच में एम्प्लॉय रही है। ओके, ओवरराइड क्लॉज मतलब अगर कुछ और लॉ ये बोल रहे हैं और ग्रेचुटी ये बोल रही है तो ग्रेचुटी इज गोइंग टू प्रिवेल, इट इज़ गोइंग टू ओवरराइड। ग्रेचुटी एक्ट विल ओवरराइड एनी अदर इनकंसिस्टेंट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। जो बात बोली है ग्रेचुटी एक्ट ने वो फॉलो करी जाएगी। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 ओवरराइड्स एनी इनकंसिस्टेंट लॉ, रूल या फिर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट। और हमारे पास यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल प्रेसिडेंस है 2, जसवंत सिंह गिल वर्सेस BCCL एंड राजन शांति PVP वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लर्न करने हैं गाइस, ये दोनों केस लॉज लर्न करने हैं तो केस लॉज वाले पेज पे लिख लीजिए। ग्रेचुटी एक्ट ओवरराइड करेगी कोल इंडिया CDA रूल्स जो कि नॉन स्टैचुएटरी लॉ है। स्टैचुएटरी लॉ इज मोर देन इंटरनल कंपनी पॉलिसीज़। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टैचुएटरी लॉ है इट इज़ ग्रेटर देन एनी इंटरनल पॉलिसी, बट उसको भी ओवरराइड कौन कर देगा, हमारा ग्रेचुटी एक्ट। तो मतलब ग्रेचुटी एक्ट में अगर बता रखा है कि ग्रेचुटी मिलनी है तो यस। ओके, राजन शांति P वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन अंडर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल, ग्रेचुटी विल नॉट प्रिवेल। अगर कोई स्पेशल एक्ट है तो फिर हाँ, फिर उसमें ग्रेचुटी प्रिवेल नहीं करेगा, ग्रेचुटी ओवरराइड नहीं करेगा, फिर वो स्पेशल लॉ एक्ट ओवरराइड करेगा। जैसे यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, वहाँ पे किसी को निकाल दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि उसने कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था, इस डिसिप्लिन के अगेंस्ट गया था। तो स्पेशल एक्ट बड़ा होगा जनरल एक्ट से, जो जैसे कि ग्रेचुटी एक्ट है।
तो जसवंत सिंह गिल वर्सेस BCI में हमने बोला कि ग्रेचुटी ज़्यादा बेटर है, मतलब ग्रेचुटी इज़ गोइंग टू प्रिवेल ओवर द जनरल। और जहाँ स्पेशल एक्ट आ गया है राजन शांति पी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि स्पेशल एक्ट इज़ गोइंग टू प्रिवेल, नाउ ग्रेचुटी इज़ नॉट गोइंग टू ओवरराइड। ओके, स्पेशल एक्ट्स में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिसीज फॉलो होती है। एंड दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में हम EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन करेंगे। जैसे मैंने बताया था 90 मिनट्स, लगभग 90 to 120 मिनट्स में हम कर लेंगे। 90 मिनट्स अप्रॉक्स हमारा हो गया है डन ये चैप्टर। ओके, सो दैट्स अबाउट ग्रेचुटी। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट आपको प्रोसेस करा दिए हैं। अब ये नोट्स एक बार ही देखेंगे आप, सेम सारथी ऐप में जाएंगे, विजय धनुष बैच में अभी तक एनरोल नहीं कराया तो ₹2 पे करके एनरोल करा लीजिए ताकि आपको एक्सेस मिल सके सारे नोट्स का। एंड वंस यू आर डन रीडिंग, वंस यू आर एबल टू प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन, लर्न कर पा रहे हो कीवर्ड्स को, फिर आप स्टडी मैट उठाएंगे 2-2.5 घंटे लगा के पूरे एक्ट को, पूरे यूनिट 8 को पढ़ लेंगे, एक बारी रीड लगा लेंगे एंड देन यू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्कैनर और द स्टडी मैट। ठीक है, और बोथ, आई सजेस्ट बोथ। ठीक है, बाकी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीक मिलूँगी और हम करेंगे, पहले चैप्टर करेंगे EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, और फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ESI। ठीक है, और फिर कोड ऑफ वेजेस ऑनवर्ड्स हम वापस PPT से ही पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल 6 चैप्टर्स कराए, इनिशियल 5 चैप्टर्स कराए। ठीक मेरे बच्चे, अभी मैं आपसे ले रही हूँ अलविदा। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और विजय धनुष बैच में एनरोल करा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है। टेकिंग योर लीव नाउ, दिस इज़ योर मेंटर CMA दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।